हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। तो चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं अपना 51 से लेके 75 तक के आंसर्स को। 51 क्वेश्चन जो है वो कार्बन नैनो ट्यूब के ऊपर है। कार्बन नैनो ट्यूब जिस हिसाब से यूपीएससी वैसे तो नैनो टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों पर यूजुअली हमेशा क्वेश्चन पूछती ही है। कार्बन नैनो ट्यूब्स पर इन्होंने लिखा है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि अच्छा एक चीज़ और है कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब्स के एप्लीकेशन के बारे में पूछा है। आज तक यूपीएससी मुझे लगता है कि 10 में से हार्डली एक बार ऐसा हुआ होगा या 2 बार हुआ होगा जब किसी के एप्लीकेशन वाले पार्ट में ऑल ऑफ द अबव आंसर ना हो। मतलब अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप यही लगा के आइए, अभी तक यही समझ में आ रहा है। इस बार कभी पेपर ऐसा ही रहा है। यहाँ पर देख लो, कार्बन नैनो ट्यूब का एप्लीकेशन पूछा गया था। इसमें पूछा कि क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग ड्रग्स और एंटीजेंस के कैरियर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। नैनो ट्यूब्स है, उसको उसके जरिए हम कुछ भी भेज सकते हैं। बहुत छोटा फॉर्म में हम दवाइयाँ और एंटीजेंस डेफिनेटली भेज सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर मतलब इनको आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज के अंदर लगा के इंजर्ड पार्ट जो भी है ह्यूमन बॉडी का, आपको पता होगा स्टेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। यूपीएससी ने मेंस में भी इसमें क्वेश्चन पूछे थे कि स्टेंट का क्या यूज़ कर सकते हैं हम, तो उस तरीके से भी यहाँ पर नैनो ट्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर। ऑब्वियसली बात है, बायोकेमिकल सेंसर्स में भी यूज़ करेंगे, जिसका यहाँ पर आपको जिक्र मिल जाएगा। और कार्बन नैनो ट्यूब्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सबसे जो डाउटफुल सिचुएशन था वो फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ ही था, लेकिन चूंकि 1, 2 एंड 3 कोई स्टेटमेंट नहीं था, इसीलिए हम डेफिनेटली डी आंसर पर जाते। इसका प्रूफ जो है कि ये NIH.gov से है, NCBI के साइट से, कि इसको अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से कि रिसेंटली इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ये जो फंक्शनलाइज कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं उनको ऑक्सीडेटिव एंजाइम की मदद से डिग्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये बायोडिग्रेडेबल हो चुके हैं। बिल्कुल बढ़िया। और भी जो भी हमने बात की है उनके प्रूफ्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आराम से इनको घर बैठ के पढ़िएगा। फिलहाल 51 के आंसर की बात करें, 51 का आंसर डी है। 52 की देखते हैं। 52 में इन्होंने ये पूछा कि ड्रोन, मतलब कि अभी जितना भी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम लोग ड्रोन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर वही ड्रोन के एप्लीकेशन की बात की है। डेफिनेट सी बात है, ड्रोन कुछ भी कर सकता होगा। इन्होंने जो भी पूछा होगा, मतलब ये एक्चुअल में एग्जामिनर को ये सोच पाना बड़ा मुश्किल है ना कि ड्रोन अभी तक क्या नहीं कर पाया है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसीलिए पहला वाला क्वेश्चन में भी ये दिक्कत की बात है कि नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या नहीं कर सकते। ये सोचना बहुत टफ है। आप भी बैठ के सोचोगे तो आप नहीं सोच पाओगे। बीइंग एन एग्जामिनर कोई भी नहीं सोच पाएगा इस चीज़ को। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही होते हैं हमेशा। ऑल द आंसर्स अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पर 1, 2, 3 फिलहाल पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव वॉल्केनोस के क्रेटर्स वाली चीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं। क्रेटर बना रहा है, वॉल्केनो एक्टिविटीज़ कितनी हैं, वो सारी चीज़ें हम ऊपर से ड्रोन की मदद से सब करा सकते हैं। प्रॉब्लम थी इसमें कि ब्रेथ सैंपल्स जो हैं वो जब वेल से स्पाउट करती हैं तो उनका DNA एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लगेगा ड्रोन ये सारी चीज़ कैसे कर पाएगा, बट स्टिल द हिंदू का ये ये डायरेक्टरी ई पोर्टल का है, एक गवर्नमेंट साइट ही है। आप नहीं सॉरी ये आर्टिकल है हमारा blogs.eiColumbia.edu का है। यहाँ पर सिंपल सा है कि लिखा हुआ है मैसाचुसेट्स बेस्ड वेल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, WCO ने ये डिसाइड कर दिया कि हम अब ये वाला काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। फिलहाल प्रूफ की ही बात थी कि सही है कि गलत है, डाउटफुल सिचुएशन अब नहीं रहेगा। सी जो मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आप डाउट मत रखिए। डी आंसर होगा फॉर श्योर। ठीक है, 53rd की बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि बताओ फाइंड, जैसे कि अभी शुरुआती दिनों में 1 से 25 वाले क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी बताया था कॉटन फाइंड करना था। इस तरीके से यहाँ पर मिशन फाइंड कर रहा है। तो ये मिशन जो है, आप इस चीज़ से इसको समझ सकते हो कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो लीसा पाथ फाइंडर का ही नाम आएगा। यहाँ पर आराम से आप साइट पर देख सकते हो कि लीसा फाइंडर जो है नेसेसरी प्रीकर्सर मिशन है लीसा का, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में एक फ्लाइंग मिशन, जो ये फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन का है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो इस बेसिस पर ये आंसर भी हमारा करेक्ट होता है। 54 की बात करें, मतलब 53 का आंसर हमारा हो गया सी, लीसा फाइंडर। ठीक, 54 की बात करते हैं। इन्होंने पूछा वापस से, वैसे तो साइंस एंड टेक का है और आपको पता है कि जेनेटिकली हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी नहीं लिखा है कि अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सिंपली इन्होंने ये लिखा कि जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं
वो हम सेल में तब भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब भी कोई प्रोस्पेक्टिव पेरेंट एग या स्पर्म प्रोड्यूस करता है। उस केस में यहाँ पर ये प्रूफ है पूरा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। रिसर्चर ने क्या लिखा हुआ है कि इस चीज़ के लिए साइंस डेली का ये आर्टिकल था, साइंस डेली ने इस बात को बिल्कुल अच्छे से प्रूफ कर दिया है, ठीक है, कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, बाकी दूसरा तीसरा में कन्फ्यूजन होती भी नहीं। इसमें लिखा है कि पर्सन का जो भी जीनोम होता है उसको एम्ब्रॉयनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर भी हम एडिट कर सकते हैं। डेफिनेटली जो हमारे आजकल हम लोग देखते हैं ना कि हम आजकल बिल्कुल मार्केटेबल बेबीज़ बनाएंगे, हमारे उसके आँख नीली होनी चाहिए, उसके होठ पिंक होने चाहिए और हेयर जो है वो ब्राउन कलर के होने चाहिए, ऐसा सब कुछ आप करा सकते हो। मतलब इनफैक्ट आप ये नहीं बोल सकते कि अभी क्या साइंस डेवलप हो गया, आज अभी जाएंगे डॉक्टर से पूछेंगे तो वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग लेवल पर हम इसको कंफर्म कर चुके हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है उनको इंजेक्ट किया गया एम्ब्रियो ऑफ द पिग, तो ये भी बिल्कुल सही है, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, क्योंकि जब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है ना तो उसको हम कुछ भी डेवलप करा सकते हैं, कुछ भी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तीनों आंसर सही होगा इसका। प्रूफ्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन सभी प्रूफ्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि और ऑथेंटिक साइट्स हैं, जैसे कि ये stemcellersbiocentral.com है, मतलब साइंटिफिक साइट्स ही हैं जो कि रिसर्च वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस पर रिलाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 55, 54 का भी डी आंसर हो गया। 55 न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की बात करता है कि ये वैक्सीन इफेक्टिवली न्यूमोनिया के अगेंस्ट दिया जाता है और साथ ही साथ मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के लिए भी दिया जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ऐसा होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की मदद से हम लोग एंटीबायोटिक्स पर डिपेंडेंस अपनी कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कम कर सकते हैं। ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा, देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ह्यूमन बॉडी ससेप्टिबल है ऐसे एलर्जिक रिएक्शन और साइड इफेक्ट्स के लिए, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट है ही नहीं जिसका कुछ भी साइड इफेक्ट ना हो। इवन हम अगर हद से ज़्यादा पानी भी पी लेंगे तो वो भी साइड इफेक्ट होते हैं उसके। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल वेग है, आप इसको एक सिरे से काट सकते हो। तो वैसे भी हमारे दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं, पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट था, हमें केवल ये बताना था कि सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही ही होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, 55 का बी हो गया। 56 पर आते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में यूज़ होता है। यूजुअली इंडिया में क्या आप कहीं पर भी जाते हो, मतलब नॉर्मल हर जगह सेम स्ट्रक्चर होता है। डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक टर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसीलिए डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर ये क्वेश्चन बनेगा, साइबर सिक्योरिटी का ये क्वेश्चन है। आप ये विकिपीडिया पर भी लिखा हुआ था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने लगा दिया है। 57 पर आते हैं और इसका आंसर है सी। बेसिकली इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में बात किया था। इन्होंने बोला कि प्लांट सेल के पास सेल्यूलोज वाले सेल वॉल्स होते हैं जबकि एनिमल सेल के पास नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, बचपन से हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते आते हैं, मतलब बायोलॉजी में जब भी हम लोग एनिमल और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं अपने क्लास 5th 6th वाले एनसीईआरटीज़ में भी आप पढ़ोगे तो भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते, अनलाइक एनिमल सेल्स जिनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं। तो देखो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हो ये चीज़ को। तीसरा स्टेटमेंट भी अगर आप पढ़ते हो कि लार्ज वोक्यूल होते हैं प्लांट सेल के पास, एक मेच्योर प्लांट सेल के पास, जबकि एनिमल सेल के पास छोटे छोटे वोक्यूल्स होते हैं। तो आप देखो एनिमल सेल के पास ये देखो ये छोटा वोक्यूल, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे छोटे छोटे वोक्यूल्स होते हैं। लेकिन जब भी हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें एक बड़ा सा दिखता है। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट जब भी आप पढ़ोगे और जब हम विकिपीडिया पर गए तो पहला लाइन ही यही सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस ही यही है कि सेल वॉल कमी होती है, क्लोरोप्लास्ट, और उनके पास छोटे वोक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों स्टेटमेंट पर ये बात टिकी हुई थी। हमारा आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। बात करते हैं 58 पर। 58 में बेंजीन पोल्यूशन के बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेंजीन पोल्यूशन कहाँ कहाँ से निकलता है, वही एग्जैक्टली यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन से रीजन्स या फैक्टर्स बेंजीन पोल्यूशन के एक्सपोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखो बात तो यही है कि बेंजीन लगभग सभी से निकल जाएगा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, या फिर पॉली यूरेथ्रेन से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे। बहुत ही डिटेल्ड वे में गए हम लोग, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट की साइट थी और वहाँ पर बेंजीन से हम कैसे एक्सपोज हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर इकट्ठे ही लिखे हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए कोई टेंशन ही नहीं है, सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक, आगे बढ़ते हैं 59 पर। इसमें पूछा गया है कि अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वापस से आती है हाल फिलहाल में, तो हम क्या करेंगे? ऐसे कौन से एक्शन पॉलिसीज़ हैं जो कि हम इनको इंडिया को बचाने के लिए ले सकते हैं? पहला स्टेटमेंट है इनका कि नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। तो बिल्कुल सही बात है कि फॉरेन बोरोइंग्स पर हम शॉर्ट टर्म पे वो भी क्यों ही डिपेंड करेंगे, वो पैसे लेके अपने चले जाएंगे कि। तो इसीलिए ऐसे क्राइसिस सिचुएशन पे तो ये लोग सबसे पहले भागते हैं, इसीलिए इस पर डिपेंड नहीं होना, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि हम फॉरेन बैंक्स को और ज़्यादा खोलेंगे। भाई फॉरेन बैंक ज़्यादा खोलोगे तो ज़्यादा पैसे लेके लोग भागने वाले भी तो आएंगे ना, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी इनअप्रोप्रिएट है। फिर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मेंटेन कर देंगे। जब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मेंटेन कर दी जाएगी तो सब लोग अपने पैसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और ले लेके भाग जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में, फाइनेंशियल क्राइसिस में ये भी काम नहीं आएगा। सेकंड और थर्ड तो गलत है, तो ऑब्वियसली आंसर ए आ जाएगा, वन ऑनली। ठीक है, ये इन्वेस्टोपीडिया का एक आर्टिकल है, वहीं पर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, जो कि बहुत बड़ा आर्टिकल था और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को, पूरे आर्टिकल को पढ़ने पर ये बातें समझ में आएंगी उसमें, लेकिन डेफिनेटली इस आर्टिकल से ये आंसर क्लियर हो जाएगा, इतना हमें पता है। तो 59 का ए डन है बिल्कुल। 60 पर आते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से विथड्रॉ किए तो उसका एग्रीगेट मनी सप्लाई पर इमीडिएट इफेक्ट क्या दिखेगा? देखो क्या होता है कि जब भी आप डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में कुछ भी पैसे लेते हो ना, तो वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में होता है, मतलब कि वो ऑलरेडी मार्केट में मनी सर्कुलेशन की बात करते हैं ना हम लोग, वो ऑलरेडी वहाँ पर होता है। तो आप उसको बैंक में रखो या फिर बैंक से निकाल लो, उसका मनी सप्लाई पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए ये स्टेटमेंट का आंसर होगा कि टू लीव इट अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा 60 का। 61 इसमें बोला है कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को अगर हम बात करें तो यहाँ पर परमितास थे। ये जो टर्म है ये किसको डिस्क्राइब करता था? परमितास। परमितास जो है वो आप ये देख सकते हो कि लोटस सूत्रा है, महायान स्कूल में है, वहाँ पर परमितास कुछ 6 परफेक्शंस थे, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि बिल्कुल परफेक्शंस के साथ रहते हैं और ये हमें बोधिसत्वा तक ले जाते हैं। नितिन सिंघानिया की पेज नंबर 501 पर ये बात लिखी हुई है। वैसे तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कि परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ। ये परफेक्शंस हैं। परमितास, परमितास क्या है? ऐसे 6 परमितास थे, 6 परफेक्शंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। यहाँ पर रखमाबाई केस के बारे में है। 1884 का रखमाबाई केस, जो कि द फेमस दादाजी भीकाजी वर्सेस रुक्माबाई केस है। तो ये जो रुक्माबाई केस है, इसमें बताया गया कि किस किस की बात हुई थी, क्या हुआ था। इनकी कहानी ही कुछ इस प्रकार से है कि इनकी बहुत छोटी उम्र में, 11 साल की उम्र में इनकी शादी करा दी गई थी दादाजी भीकाजी से, जिसका उस टाइम पर उम्र 19 साल था। तो एज का डिफरेंस 8 साल का हो गया। इसीलिए ये कभी अपने ससुराल गई नहीं थी। वहाँ पर जो इनकी माता जी थी वो भी विधवा थी, मतलब जो रखमाबाई की माता थी वो विधवा थी, उनकी दूसरी शादी होती है। तो उनके जो स्टेप फादर है ना, वो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो इसीलिए जब ये केस फाइल की गई इनके ससुराल वालों के खिलाफ में कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के नाम से ही ये केस फाइल किया गया था। तो सी डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि इसके अंदर जब यहाँ के लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया, जस्टिस रॉबर्ट हिल पिन है, उन्होंने बोला कि बहुत यंग एज में शादी हो गई और इन सब का, तो उसमें एज फैक्टर भी आ जाता है, तो एज ऑफ कंसेंट वाला हिस्सा भी आ जाता है यहाँ पर। बट कहीं पर भी एजुकेशन की बात नहीं की। हालांकि जो इनके स्टेप फादर थे वो इन्होंने रुक्माबाई का पूरा एजुकेशन वाला सिस्टम अपने से ही देखा था, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ एजुकेशन की बात की नहीं गई है इस पूरे केस में, इसीलिए पहला स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 और 3 ही करेक्ट है, बी आंसर इसका होगा, 62 का बी। 63 की बात करते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में पूछ लिया गया कि भाई 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इंडिगो कल्टीवेशन का डिक्लाइन क्यों हो गया। बच्चा जान रहा है जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है कि उस टाइम पर जर्मन सिंथेटिक डाइज आ गए थे। अंग्रेजों को एकदम टेंशन हो गई कि भाई ये तो एकदम सस्ती डाई इंडिगो बना दे रहे हैं, हम जो इतना मेहनत से उगाते हैं इसका क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा लॉस क्या था कि यहाँ पर इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, मतलब नए इन्वेंशन, मतलब कि जो सिंथेटिक डाइज आ गए थे उन्होंने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया था। अब इंडिगो को कोई पूछता ही नहीं था, यही सबसे बड़ा खतरा था। मतलब इंडिगो कल्टीवेशन का डिक्लिनेशन का सबसे बड़ा मेजर रीजन यही था। तो बी आंसर हो जाएगा 63 का बी। बात करते हैं 64 पे। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था क्योंकि, अब क्यों की पूछा है। आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो उसके पेज नंबर 632 पर यह बात लिखी गई थी कि वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इंडियन कस्टमरी में, और या फिर इंडियंस के रीति रिवाज के हिसाब से थोड़े से उनके लैंग्वेजेस में सिविल सर्वेंट को ट्रेन करना था। यही बात लिखी है डी में कि वो ब्रिटिश सिविलियंस को इंडिया के पर्पज़ से
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया के बेसिस पर उनको ट्रेन करना चाहते थे। तो डी स्टेटमेंट सही जगह, 64 का डी आंसर आ गया हमारा। 65 में उलगुलन की बात की गई, ग्रेट तुमुल्त जिसको बोलते हैं, ये डिस्क्राइब किया गया था हमारे हिस्ट्री में। इसका मतलब ये किस कहाँ से निकल कर आया है, तो बड़ा ही फेमस सा बिरसा मुंडा वाला केस आप सबको पता होगा। तो बिरसा मुंडा वाला जो है, तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899 से 1900 वाला जो केस है, वहीं पर छोटा नागपुर वाले एरिया में जब ये पूरा स्ट्रगल हुआ था, तो वहीं पर हमें उलगुलन समिति और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ। तो बिरसा मुंडा बिल्कुल फेमस है। इसका आंसर 65 का डी है। 66 यहाँ पर पूछा गया कि कुछ स्कॉलर्स और लिटरेचर्स को अगर हम ध्यान दें एंशिएंट इंडिया के, तो आप बताओ कि पन्नी जो है वो पुष्यमित्र शुंगा से एसोसिएटेड थे, अमर सिम्हा जो है वो हर्षवर्धन से एसोसिएटेड थे, और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से एसोसिएटेड थे। यहाँ पर देखो, जो अमर सिम्हा है ना, वो चंद्रगुप्त 2 के 9 रत्ना में से काउंट किए जाते थे, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, और सेकंड स्टेटमेंट के गलत होते ही हमारा आंसर सी आ गया। ये तमिलनाडु की एनसीईआरटी के लेसन 7 में लिखा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 67 जो है वो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का मतलब पूछ रहा है कि अभी जो रिसेंट एडवांसेस हुई हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, उसके अंदर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का क्या मतलब है। देखो, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए डिसीज ट्रांसमिशन, जो 3 पेरेंट बेबी वगैरह ये सब वाली बात हम करते थे ना, समझ लो उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की बात होती है, और उसी डिसीजेस को बचाने के लिए ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आई है। इसलिए डी ऑप्शन जो है इसमें है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस ऑफ स्प्रिंग तक ना पहुँचे, उनके प्रिवेंशन के लिए हम ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर फोटो के बेसिस पर भी कुछ समझाया गया है, जो कि आप आराम से समझ सकते हैं। sciencedirect.com के इस साइट से लिया गया है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और बोलते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं। अब वही बात देखिए फिर से आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हो ना, डी आंसर कन्फर्म है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे एक्सप्लेनेशन आप बोलोगे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपने, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करने के लिए क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम आप खुद ही करते हैं ये चीज़। फिर मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स क्रिएट कर सकता है। अभी आप जो ये वॉइस कमांड्स हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, इन्हीं से बोलो कि सिरी टेल मी ए स्टोरी, तो वो स्टोरी सुना देगा। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली ये भी सही है। डायग्नोसिस, डिसीज़ का डायग्नोसिस के लिए डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सन आजकल का बहुत ही फेमस है। और वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए भी वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो हम लोग आजकल मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं वायरलेसली, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो रोल है। आराम से हम सारे ऑप्शंस क्रिएट, मतलब डी किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था ये स्पेसिफिकली, बाकी तो पेपर आपको भी पता है कि क्या लेवल रहा है इस बार का। 69 विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक जो सबसे यहाँ पर ऑप्शन जिससे हमें समझ में आ जाना चाहिए था वो ये है कि एक तो VLC जो है वो लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, अगर हम इसको केवल ध्यान देते, यहाँ पर हमें ये समझ में आ जाता कि VLC जो है वो लॉन्ग रेंज नहीं बल्कि शॉर्ट रेंज है। ठीक है, जब भी शॉर्ट रेंज है, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करने की बात थी और हमारा आंसर सी आ गया था। ठीक है, बाकी के भी डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और IEEE.org का है, तो आप रिलाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 6 मतलब कि हमारा 69 का सी आंसर है। 70 की बात करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करता है। अब देखो यहाँ पर ऑल करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि ऑल करेक्ट पहली बात तो ऑप्शन में नहीं दिया है, और सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम केवल क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर सकते हैं। अरे इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी, हम इसको किसी भी फील्ड में यूज़ करें, क्रिप्टो करेंसी में केवल तो नहीं हो सकता। ये खुद ही हमारे ही कॉन्सेप्ट को गलत कर रहा है आंसर टिक करने के लिए। हमने बोला है कि भाई एप्लीकेशन तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट डेफिनेटली उसको रोक रहा है। ये गलत है, पक्का गलत है, सेकेंड गलत है। अब यूजुअली बाकी की चीज़ें सही होंगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक पब्लिक लेजर है, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट। सब लोग इंस्पेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कोई सिंगल यूज़र कंट्रोल नहीं कर सकता। वो भी इस बारे में कंट्रोल, मतलब जो इसको बना रहा है ना, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो ऐसी चीज़ है। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है। एप्लीकेशन
जो कि बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन पर डिपेंड करते हैं, उसको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, एप्लीकेशन जो बना रहा है बिल्कुल सही है, परमिशन और कुछ नहीं चाहिए। 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 71 की बात करते हैं। 71 में पूछा गया हिस्ट्री का एक खतरनाक क्वेश्चन जो कि जल्दी किसी ने नहीं पढ़ा होता है। औरंग जो है वो इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। देखो औरंग जो होते हैं ना, औरंग एक जगह का नाम है, वेयर हाउस टाइप का है जहाँ पर हम लोग फिनिश्ड गुड रखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इसके गलत होने के साथ ही पहला और ये पहला गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बचता है कि थर्ड तो डेफिनेटली सही है। सेकंड का क्या हिसाब किताब है? बनिया, बनिया जो है वो इंडियन एजेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से। मतलब यूजुअली जब बनिया, ये जो वर्ड है ना, नॉर्मली जो हम बनिया आजकल अपने कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना, वो बनिया दूसरे हैं, ठीक है, जो मर्चेंट वाले होते हैं बनिया। ये जो बनियन, यहाँ पर पता नहीं अब बनिया ही बोलते हैं हम लोग, तो बनिया इसको अगर पढ़ेंगे तो ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्ड है जो कि संस्कृत और बांग्ला से मिलके बना था। वहाँ पर बेसिक इन लोग का, वो लोग इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते थे कि बनिया जो है वो एज ए ब्रोकर या इंटरप्रेटर या एक एजेंट जैसे काम करते हैं। जब भी कोई बाहर से बिजनेसमैन एंग्लो इंडियन सोसाइटी में आके कुछ भी ट्रेड वगैरह करना चाहता है, तो ये यही लिखा है कि इंडियन एजेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। डेफिनेट सी बात है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 71 का बी आ गया। 72 की बात करें तो रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि स्थाविरावादी जो है वो महायान बुद्धिज़्म से है। देखो ये नहीं है, महासंघिका से निकले थे और ये फिर हीनयान वाला हिसाब किताब बनाते थे। तो ये महायान नहीं बल्कि हीनयान बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत, 2 स्टेटमेंट तो कट गए, बचे थर्ड स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली करेक्ट। इसमें ये बोला गया है कि बुद्धा की, मतलब जो महासंघिका थे वो बुद्धा को पूजते थे और ये महायान बुद्धिज़्म में बने। तो महायान बुद्ध को पूजते ही हैं, डेफिनेट सी बात है, थर्ड स्टेटमेंट सही होगा। फिर लिखा है कि लोकोत्तरवादी जो है ये एक ऐसा सेक्ट था जो कि महासंघिका से टूट के बना था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सोर्स आप विकिपीडिया से ही है, बट स्टिल और भी सोर्सेज से हमने किताबों से इसको रेफ़र किया हुआ है, तो इसीलिए आप डाउट नहीं ले सकते। ये 72 का बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 and 3 करेक्ट है, पहला गलत है। 73 की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पहले 19th सेंचुरी, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या इम्पैक्ट रहा है, उसके बेसिस पर ये बात पूछी गई। आंसर तो ए है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो बिल्कुल से टूट गए, रूइंड थे। बाकी के स्टेटमेंट क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये डी स्टेटमेंट, यहाँ पर डी होगा भाई, डी कर लो आप लोग। डी स्टेटमेंट जो है कि उन्होंने बताया कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर हम लोग हाई ड्यूटी इम्पोज करेंगे इंपोर्ट पे। उल्टा बोल रहे हैं, ये कोई ड्यूटी नहीं लगाते थे इन सब पे। ये डी तो सबसे ईजी एलिमिनेशन है। इसके बाद बी पर आते हैं कि मशीन्स जो हैं वो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। देखो ब्रिटिशर्स ने ना कभी इंडिया में मशीन ये लोग लेके आए नहीं थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ये भी हमारा सेकंड बेसिस पर हटा सकते हैं। बात आती है केवल ए और सी में, ठीक। ए और सी में जब हम बात करते हैं ना तो रेलवे लाइन्स लेड, हमको पता है कि 1853 में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई थी। और इसमें भी क्या बोला, मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भाई मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज तो 1870s की बात हो रही है यहाँ पर, और इसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पूछा है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा ए है, ठीक। 74 की बात करते हैं। इसमें हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बताना है कि बस हमें ना इनका 100 साल के डिफरेंस का इन्होंने बताया है। कोई 6th सेंचुरी का है, कोई 7th, कोई 8th, कोई 9th, ऐसे सेंचुरीज़ के हैं ये। बात करते हैं जैसे कि राइज ऑफ प्रतिहार अंडर द किंग भोज। अंडर द किंग भोज जो है वो हमें मिहिर भोज की बात करते हैं तो 836 से 886 वाले हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 8th वाले में है, मतलब इसमें हम 8 लिख लेते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर, महेंद्र वर्मन 1, इसमें 6 लिख लेते हैं। लगभग ही 600 और 630 AD से महेंद्र वर्मन 1 में राज किया था। परंतका 1 की बात कर रहे हैं, इन्होंने 907 से 955 तक राज किया था, इनमें 9 लिख लेते हैं। और पाल डायनेस्टी जो कि गोपाला के द्वारा फाउंड किया गया था, ये 750 की बात है, मतलब 7 लिख सकते हैं। मतलब कि 2 फिर 4 फिर 1 3, 2 4 1 3 का है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 74 का सी हमारा करेक्ट हो गया। 75 की बात करते हैं कि हुंडी हमेशा पोस्ट हर्षा पीरियड में हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा। देखो हुंडी हमने बहुत सारा खोजा, बट ऑथेंटिक सोर्स की बात करें हुंडी, इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया कि डेफिनेट सी बात है कि यही है। बट एग्जैक्टली पोस्ट हर्षा पीरियड में क्या है, इसके बारे में एग्जैक्टली कोई सोर्स नहीं मिला। बट डेफिनेट सी बात है कि हुंडी का कोई चेंज नहीं होगा। ये एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्या होता था ना, आप आरबीआई की साइट से देखिए, यहाँ पर आरबीआई की साइट में एक म्यूजियम का जिक्र किया गया था और वहाँ पर लिखा हुआ था कि टेक्निकली हुंडी जो होता है वो अनकंडीशनल ऑर्डर है, जिसमें किसी भी पर्सन के लिए हम डायरेक्ट करते हैं कि भाई तुम्हारा नाम लिख दिया, तुम जाके पैसे ले सकते हो फलाना से।
तो अब इसमें क्या हो गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बस इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।